आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेक्शन के अंतर्गत मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम अपने टू द पॉइंट के अंतर्गत देखने वाले हैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुहिम के बारे में। ये है क्या, इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुहिम जो है ये है क्या और किस प्रकार से ये आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप एक जलवायु कार्यकर्त्री का नाम अक्सर सुनते होंगे, ग्रेटा थनबर्ग। बहुत ही प्रसिद्ध है, वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ता है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुहिम। ग्रेटा थनबर्ग जब वर्ष 2018 में इन्होंने एक हड़ताल प्रारंभ किया था, एक आंदोलन प्रारंभ किया था स्वीडन में। एक प्रकार से कह लीजिए स्थानीय स्तर पर जब इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर और स्वीडन के भी जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनका ध्यान, जो नीति निर्माण करता है उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाए पर्यावरण की समस्याओं के प्रति। जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है उसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। जो नीति निर्माता हैं, जो वैज्ञानिक हमारे विचार दे रहे हैं, जो समस्याएं प्रकट कर रहे हैं कि ये समस्याएं मौजूदा समय में भी हैं और आगे वाले समय में बढ़ सकती हैं, उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। जो वैश्विक नेतृत्व करता है उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाए। तो जो इनकी मुहिम थी, पहले तो ये स्थानीय स्तर पर प्रारंभ हुई, लेकिन जब इसने वैश्विक स्तर पर वैश्विक रूप ले लिया, जब इस मुहिम ने, ग्रेटा थनबर्ग की इस मुहिम ने वैश्विक रूप धारण कर लिया, तो उस मुहिम को हम जानते हैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से। और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुहिम वहीं से प्रारंभ हुई और इसका जुड़ाव ग्रेटा थनबर्ग से देखने को मिलता है। अब फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या था कि जलवायु संकट जो है हमारा, जलवायु संकट पर तत्काल कार्रवाई हो सके। जो वैश्विक नेतृत्व करता है वो इस पे सूझबूझ से काम ले। जो वैज्ञानिक हमारे, जो पर्यावरणविद जो हमारी समस्याओं को बता रहे हैं उस पर ध्यान दिया जा सके, उनके निराकरण के लिए कार्य किया जा सके। तो एक प्रकार से दबाव समूह के रूप में कार्य करने का प्रयास किया ग्रेटा थनबर्ग ने, और इस मुहिम ने निश्चित रूप से दबाव समूह के रूप में वैश्विक स्तर पर कार्य किया, जिसके बाद से कई वैश्विक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बहुत सारे समझौते किए, बहुत सारे सम्मेलन हुए। और निश्चित रूप से आज के समय में यदि हम देखें तो यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि ग्रेटा थनबर्ग की जो मुहिम थी उसने पर्यावरण से जो हमारे संकट थे, पर्यावरणीय जो हमारे संकट थे, उनको एक प्रकार से देखें तो वैश्विक पटल पर लाकर रख दिया, वैश्विक पटल पर उसको लाकर रखा। और जो जिम्मेदार देश थे, जो जिम्मेदार संस्थाएं थी, उन्होंने भी माना कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती जो विश्व के सामने है वो पर्यावरणीय चुनौती है। अब सबसे पहले इसमें हम देखें तो जो इनका मुहिम था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, इसमें क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो नीति निर्माता है, जो अभी तक जो भविष्यवाणियां होती हैं, जो पर्यावरणविदों द्वारा जो बोला जाता है पर्यावरण के प्रति, उस पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नीति निर्माता उस पर ध्यान दें और किस प्रकार से पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सकता है, विश्व को सुरक्षित रखा जा सकता है, पर्यावरणीय खतरे को कम किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सके। तो आइए समझते हैं। तो आपने समझ लिया फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है ये ग्रेटा थनबर्ग की मुहिम है, ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ता है और वैश्विक स्तर पर इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसके माध्यम से जो नीति निर्माता थे उन पर दबाव बनाने का कार्य किया गया, जिससे कि वो पर्यावरण हित में कदम उठा सके। अब जैसे ही बात आती है ग्रेटा थनबर्ग की, ग्रेटा थनबर्ग का नाम आते ही तुरंत आपको पता होना चाहिए कहां की है, स्वीडन की है। और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। और जब आप स्वीडन के बारे में पढ़ें तो आपको यदि आपके दिमाग में आता है कि कोई वैश्विक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में है, तो वो भी यहीं पे आपको याद कर लेना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब यदि आगे बढ़ते हैं तो ग्रेटा थनबर्ग से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं है। जैसे ग्रेटा थनबर्ग जो है, इनको 2-3 प्राइज वर्ष 2020 में मिल चुके हैं। जो 2019 में मिले हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। 2020 की यदि हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग को अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें एक है गुलबेकियन अवार्ड, दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण है वो है नॉर्डिक काउंसिल एनवायरमेंट प्राइज, और तीसरा जो है वो है सॉल्टी अवार्ड फॉर बेस्ट इन एक्टिविज्म। ये तीनों प्राइज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्डिक काउंसिल एनवायरमेंट प्राइज, दूसरा सॉल्टी अवार्ड फॉर बेस्ट इन एक्टिविज्म और तीसरा है गुलबेकियन अवार्ड। ये तीनों पुरस्कार वर्ष 2020 में ग्रेटा थनबर्ग को मिल चुके हैं। ग्रेटा थनबर्ग की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगातार चर्चा में रही है, आप अमेजन से खरीद भी सकते हैं यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। पुस्तक का नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। कोई भी इतना छोटा नहीं है कि वो परिवर्तन ना कर सके, कोई भी इतना छोटा नहीं है कि वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये पुस्तक का नाम है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप सबको लेकर यदि आप अंग्रेजी भाषा में
सक्षम है पढ़ने की, संतुष्ट हो जाते हैं पढ़ने से, लैंग्वेज समझ में आती है, तो आपको पढ़ना चाहिए। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। तीसरा जो इनका सबसे महत्वपूर्ण देखें तो दूसरी पुस्तक पूर्व में लिखी गई है, इसका नाम है आई नो दिस टू बी ट्रू। आई नो दिस टू बी ट्रू, ये दूसरी पुस्तक है और ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ती हैं। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आप लगातार चर्चा में सुनते होंगे और इनके बारे में वाकिफ भी होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की भी एक बच्ची है जिसको भारत की ग्रेटा कहा जाता है, उसका नाम है लिसिप्रिया कंगुजम। लिसिप्रिया जो कंगुजम है ये महज 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची थी जब इसने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना शुरू किया, पर्यावरण के प्रति अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। तो ये भी भारत की ग्रेटा के नाम से जानी जाती है, लिसिप्रिया कंगुजम। और ये जो है मणिपुर की रहने वाली है, बेंगलुरु से ये पढ़ाई कर रही है, बेंगलुरु के एक कॉलेज से ये अध्ययनरत है। तो भारत की ग्रेटा को जानते हैं जिसका नाम है लिसिप्रिया कंगुजम, मणिपुर की रहने वाली है। मणिपुर की जब भी बात आती है आपको तुरंत पता होना चाहिए कि एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं। लिसिप्रिया कंगुजम के बारे में बता दें कि वर्ष 2019 में जो COP25 हुआ था मैड्रिड में, जो मैड्रिड में COP25 हुआ था, वहां पे लिसिप्रिया कंगुजम ने वैश्विक स्तर पर, वैश्विक एक प्रकार से, क्योंकि COP25 वैश्विक स्तर की ही मुहिम है, तो वैश्विक सम्मेलन में पहली बार जब विश्व के नेताओं के साथ अपना संवाद किया लिसिप्रिया कंगुजम ने, तो वो COP25 जो मैड्रिड में हुआ था वहां पे उन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त जो हमारा एशिया प्रशांत का पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होता है वहां पे भी लिसिप्रिया को आमंत्रित किया गया था। तो जो भी वैश्विक स्तर के पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम होते हैं वहां पे भारत की ग्रेटा को आमंत्रित किया जाता रहा है। तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, लिसिप्रिया कंगुजम इनका नाम है। इसके अतिरिक्त जब हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मणिपुर जो है यहाँ का एक हिरन बहुत प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं संगई हिरन। और ये जो संगई हिरन है ये IUCN की इंडेंजर्ड सूची में आता है, इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संगई हिरन की बात करें यदि हम, तो कहाँ पे पाया जाता है, तो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत के राज्य मणिपुर में पड़ता है। वहीं पर संगई हिरन पाया जाता है और इसकी टोटल संख्या जो संगई हिरन में है लगभग 250 बताई जा रही है। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये क्षेत्र है हमारा किबुल लामझाऊ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में जो इसका क्षेत्र है, कुल जो क्षेत्रफल है, वहां पर इनकी जो संख्या है अभी ये अधिकतम पहुंच गई है। यदि इनको कहीं पे और स्थानांतरित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से इनकी जो संख्या है उस पर कमी होगी, उसकी संख्या में कमी होगी और उस स्थान पर भी दबाव बनेगा। क्योंकि जब भी कोई भी जानवर, किसी भी पशु की अधिकता होती है तो उनके जो चारे की व्यवस्था होती है, व्यवस्था नहीं होती है, तो उनका विकास उस अनुपात में नहीं हो पाता है। तो संगई हिरन की बात इसलिए किया क्योंकि इसके दूसरे स्थान, दूसरे आवास के बारे में बात हो रही है कि कौन सा दूसरा आवास संगई हिरन को दिया जाए भारत में, तो इसी से संबंधित संगई हिरन चर्चा में है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की। और जब बात आती है किबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो किबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके लोकटक झील में पड़ता है। और लोकटक झील जो है ये रामसर साइट है। रामसर साइट आप बहुत बार सुनते होंगे। रामसर क्या है? रामसर एक ईरान का शहर है जहां पे 2 फरवरी वर्ष 1971 में एक समझौता हुआ था जो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने को लेकर था। यह समझौता वर्ष 1975 से एक प्रकार से देखें सक्रिय हुआ। वर्ष 1975 के बाद से जिन देशों ने इस पर सहमति जताई है उन देशों कि आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है। और अभी हाल ही में भारत की 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि हम बात करें भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कुल 37 रामसर साइट हैं, 10 नए को जोड़कर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है महाराष्ट्र को पहली बार कोई रामसर साइट मिली है। किसी रामसर साइट को, महाराष्ट्र से संबंधित किसी राम साइट को, किसी आर्द्र भूमि को पहली बार रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उसका नाम है नंदूर। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र को पहली बार मिला है। इसका नाम है नंदूर मध्यमेश्वर। नंदूर मध्यमेश्वर ये साइट का नाम है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इतनी सारी चीजें आपने देख लिया, ग्रेटा थनबर्ग से शुरू करके आपने लिसिप्रिया कंगुजम तक आप आए और किस प्रकार से आपने मणिपुर का भी एक
बोल दीजिए तो समग्र अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी परीक्षाओं के संदर्भ में आपने बेहतर अध्ययन मणिपुर का कर लिया है। और मणिपुर से संबंधित यदि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई प्रश्न आता है, ठीक है, वहां के राजकीय पशु से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो निश्चित रूप से आप करने में सफल रहेंगे। और जब भी बात आती है ग्रीन हाउस इमिशन की, ग्रीन हाउस उत्सर्जन की, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सी ऐसी गैस है जिसको माना जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो जो गैस है वो आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। और यदि हम माने आईपीसीसी जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी माने तो इसके अनुसार 90% जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड जनित है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विश्व की 90% जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। हालांकि विशेष अन्य कई वैज्ञानिकों ने, अन्य कई संस्थाओं ने इसको नकार दिया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व में यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है वो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन में सबसे ज्यादा, यदि हम देखें, सबसे ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। अब यदि बात कर लें आईपीसीसी क्या है, तो आईपीसीसी जो है ये है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1988 में, जब वैश्विक स्तर पर यह देखे जाने लगा कि पर्यावरण से संबंधित लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो वैश्विक स्तर पर एक ऐसी संस्था का बनाया जाना जरूरी था जो सभी नीतियों को देख सके और अन्य सरकारों मतलब देश, विभिन्न देशों को जो भी इससे संबंधित जुड़े हुए हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं, उनको एक सुझाव दे सके कि आप किस तरह से कार्य कर सकें। तो जो आईपीसीसी है ये क्या है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, ठीक है। आईपीसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो भी देश हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के देश हैं, उनको जलवायु परिवर्तन पर किस प्रकार से आगे कार्य करना है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है। एक चीज यहाँ पे और आपको नोट डाउन करना है कि आईपीसीसी जो है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यह स्वयं से कोई शोध कार्य नहीं करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, और ना यह तो कोई शोध कार्य करता है और ना ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित गतिविधियों पर कोई निगरानी करता है। तो जो आईपीसीसी है ये स्वयं कोई शोध कार्य नहीं करता है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित गतिविधियों पर कोई निगरानी नहीं करता है, बल्कि यह क्या करता है कि जो बहुत वैश्विक स्तर पर जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल्स होते हैं, उनमें जो भी सुझाव दिए जाते हैं, जो भी समस्याएं बताई जाती हैं पर्यावरण से संबंधित, उनका अध्ययन करता है और उनके अध्ययन के बाद वैश्विक स्तर पर अपने विचार देता है कि किस प्रकार से सदस्य देशों को आगे बढ़ना चाहिए। तो आईपीसीसी के माध्यम से आप समझ लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि क्या आईपीसीसी स्वयं शोध कार्य करता है, क्या यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कोई शोध कार्य करता है, क्या कोई ये निगरानी करता है क्या? तो निगरानी नहीं करता है, कोई शोध कार्य नहीं करता है, बल्कि जो पैनल हमारा होता है, जब जो हमारे जर्नल्स होते हैं वैश्विक स्तर पे, जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, उनमें जो शोध छपे होते हैं उनका अध्ययन करता है और उनके अध्ययन के बाद अपने विचार देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मुहिम क्या थी? ग्रेटा थनबर्ग की मुहिम थी, वैश्विक आंदोलन एक प्रकार से आप कह सकते हैं, और सारी चीजें हमने जोड़कर देखा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।